Assalamu alaikum. Welcome to all of you, dear students. I am Wasim Akram, your chemistry sir, and today we are going to discuss chemical kinetics. So this class is especially for 12th students. Now let me tell you, I would like to tell you that why I have chosen this unit chemical kinetics. This is because of two reasons. One is that most of students, they feel that this unit is a bit tough, so they are not able to do it well at home. And secondly, this unit chemical kinetics, I have uploaded few video lectures last year in this unit. So today we are going to discuss chemical kinetics, and the first topic in it that we are going to discuss, that is the rate of reaction. Okay. Now let's start today's topic, rate of reaction. Okay dear students, let me tell you first that chemical kinetics, it is that branch of chemistry. Chemical kinetics is that branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction. So chemical kinetics chemistry की वो branch है जिसमें हम particularly रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं. मतलब रिएक्शन जो है, इसकी स्पीड क्या है, इसकी रेट क्या है, ये कितनी ये कैसे चल रही है. ठीक है बेटा. अगर हम बात करेंगे, लास्ट ईयर 11th में हमने एक यूनिट पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये जाना था कि एक रिएक्शन जो है उसकी फिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब एक रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं. तो केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है 12th क्लास में जिसमें हम ये चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन जो है इसकी रेट क्या है, इसकी स्पीड क्या है, ये कैसे चल रही है. ठीक है बेटा. अगर हम इस यूनिट की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो हमारे पास रिएक्शंस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस, जैसे अगर हम बात करेंगे लैंडोल ट्यूब हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें हमने लैंडोल ट्यूब में एक रिएक्शन पढ़ी थी, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड कंबाइन होके AgSil और NaNO3 बनाता है. ठीक है. इसी तरह से हम पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग में बहुत टाइम लगता है, आयरन जो रस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. सो आयरन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट रस्टेड, सो दैट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन. सो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जैसे लैंडोल ट्यूब की रिएक्शन जो बहुत फास्ट है, और कुछ रिएक्शन ऐसी है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है जो बहुत स्लो है. लेकिन इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी रिएक्शंस जिनकी एक मॉडरेट, एक एवरेज, एक मॉडरेट रेट, मैं कह सकता हूं एक मॉडरेट रेट जिनकी होगी. ठीक है बेटा. ओके. नाउ let us discuss first that what is this rate of reaction. chemical kinetics जो आपका यूनिट है 12th क्लास में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला टॉपिक हमारे पास है that is rate of reaction. that is rate of reaction. okay, so let us discuss this rate of reaction. what is rate of reaction? okay, शाबाश बेटा. तो rate of reaction जो है, क्या होती है rate of reaction? हम इसको डिफाइन करते हैं change in concentration, change in concentration per unit time. तो अगर एक रिएक्शन की बात करेंगे तो हमें पता है एक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में. एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कन्वर्ट किसमें हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में. ठीक है बेटा. शाबाश. या हम सिंपली कहेंगे R gives P, reactants gives products. हम सिंपली कहेंगे reactants R gives us P, reactant gives us product. ठीक है. शाबाश. तो हम कहते हैं during the course of reaction, जब रिएक्शन होगी पहले हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट. ठीक है बेटा. पहले हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट था, लेकिन उसके बाद प्रोडक्ट बन गया. तो हम कहेंगे रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट जो है, इनकी कंसंट्रेशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, और प्रोडक्ट्स जो है इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है
और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, मतलब हमें रिएक्टेंट्स खत्म हो रहे और प्रोडक्ट्स बन रहे, यही तो है ना केमिकल रिएक्शन। आर यू गेटिंग मी? ओके, तो जब रिएक्टेंट्स ने कन्वर्ट किया प्रोडक्ट्स में, यानी कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन आ रही है, तो हम कहेंगे इस रिएक्शन में कितनी चेंज इन कंसंट्रेशन होगी, चाहे रिएक्टेंट्स की चाहे प्रोडक्ट्स की। रेट ऑफ रिएक्शन हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स भी मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी मेजर कर सकते हैं। कितनी चेंज होगी कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, अगर मुझे यहां पे लिखनी होगी रेट ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन जो इसकी है रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन per unit time, it means divided by time taken, divided by time taken। तो कितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी, ठीक है ना, इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना, कितना टाइम इसने लिया, कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब कंसंट्रेशन दो तरह से चेंज होगी, या तो ये कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, या तो ये कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स हम लिखेंगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन पर यूनिट टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है बेटा। तो हम इन टर्म्स ऑफ, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो है कितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी एक यूनिट टाइम में। अब कंसंट्रेशन किस किस की चेंज हो सकती है, या तो रिएक्टेंट्स की या तो प्रोडक्ट्स की, क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें है ना रिएक्शन में, दो ही चीजें है ना, एक क्या है बेटा, एक है रिएक्टेंट्स, दूसरा क्या है प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स खत्म हो रहे हैं रिएक्शन में और प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं हमारे पास रिएक्शन में। अगर रिएक्टेंट्स जो है, अगर इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज पर यूनिट टाइम, तो इसको भी कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। या अगर हम कहेंगे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो इसको भी कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स भी बोल सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इस जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसके यूनिट्स की बात अगर हम कहेंगे, अगर हम बात करेंगे इसके यूनिट्स की, क्योंकि यहाँ पे हम लिखते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कंसंट्रेशन जो है हमारे पास कॉमन टर्म हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, कॉमन टर्म कंसंट्रेशन की, वो है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मोलैरिटी में, तो हम इसके यूनिट्स ऐसे लिख सकते हैं, रेट जो है इसके यूनिट्स अगर हमें लिखने होंगे तो हम ऐसे लिखेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट जो है दैट विल बी इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, जो मोलैरिटी के यूनिट है। कंसंट्रेशन हम एक्सप्रेस करते हैं मोस्टली इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, तो मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, ये हो गया किसका, कंसंट्रेशन का, डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में, ठीक है बेटा, टाइम मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो सेकंड जो है ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है बेटा। और अगर हम गैसियस रिएक्शन में बात करेंगे तो वहां पे क्या है, हम कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं प्रेशर से, ठीक है ना, तो तब यूनिट क्या आ जाएगा, तब यूनिट आ जाएगा हमारे पास एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। मोल जो है मोल लीटर इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर, एटीएम, क्योंकि हम प्रेशर मेजर करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो अगर कंसंट्रेशन को हम रिप्लेस करेंगे प्रेशर से तो मोल लीटर इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। सो मोल लीटर इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, एटमॉस्फेयर। तो ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है यूनिट्स, और ये इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। सो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, एंड
in terms of pressure. What are the units of rate of reaction? Atmosphere second inverse. Is that clear? Okay बेटा, तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि अगर हम ग्राफिकली दिखाएंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन को, मींस चेंज इन कंसंट्रेशन और टाइम टेकन, इसके बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको। ओके, तो यहां पे मैं ले रहा हूं इस साइड से कंसंट्रेशन और इस साइड से मैं ले रहा हूं टाइम। ठीक है बेटा, तो यहां से आई एम टेकिंग हियर कंसंट्रेशन एंड on this side I am taking time. Okay, now we have to graphically show the rate of reaction, मतलब कि reactants जो है उनकी concentration क्या हो रही है और products की concentration क्या हो रही है। तो obviously आपको पता है कि एक reaction में, एक chemical reaction में reactants की जो concentration है वो decrease होती है और products की concentration जो है increase होती है। तो graphically हम इसको कैसे बना सकते हैं? हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं graphically। ये रिएक्टेंट की कर्व है, ठीक है बेटा। और ये प्रोडक्ट्स की कर्व है। तो ये वाली जो कर्व है ये रिएक्टेंट्स के लिए और ये वाली जो कर्व है ये प्रोडक्ट्स के लिए। देखो पहले समझो कि ये मैंने क्या बनाया, ठीक है ना। सी हियर, पहले हमने कहा रिएक्टेंट जो है ना इनकी कुछ कंसंट्रेशन है, तो यहां से 0 है, ठीक है ना, ये 0 है, तो यहां पे कुछ देयर इज सम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, हमारे पास रिएक्टेंट्स की कुछ कंसंट्रेशन है। नाउ आफ्टर सम टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, प्रोडक्ट्स इनिशियली हमारे पास कुछ नहीं था, प्रोडक्ट 0 था, ठीक है ना। एट 0 टाइम देयर वाज 0 प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो प्रोडक्ट्स बनने स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। तो हमारे पास अब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था इक्विलिब्रियम, आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना, तो रिएक्शन उसके बाद इक्विलिब्रियम में आ जाती है, उसके बाद ना प्रोडक्ट्स की ना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज होती है, ठीक है। तो हम ग्राफिकली रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट की कर्व है और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स की कर्व है, ठीक है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है विद टाइम। दैट इज हाउ वी कैन graphically show the rate of a chemical reaction. Is that clear? Okay, ठीक है बेटा, यहां तक शाबाश। Now इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसके 2 टाइप्स है, या हम इसको 2 तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के रेट्स ऑफ रिएक्शंस है। सी हियर, रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम इसको 2 तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं एवरेज रेट and the second one is called as instantaneous rate. The second one is called as instantaneous rate. Okay dear students, we have 2 types of rates. One is the average rate and the another one that is instantaneous rate. Okay, now let's discuss what is this average rate and what is instantaneous rate. Let us discuss first average rate. सबसे पहले हम एवरेज रेट डिस्कस करेंगे कि एवरेज रेट क्या होती है, ठीक है बेटा। ओके, एवरेज रेट हम कहते हैं उस रेट को जो हम मेजर करते हैं ओवर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो अगर हम रेट को मेजर करेंगे, एवरेज रेट क्या होती है? द रेट मेजर्ड ओवर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, द रेट मेजर्ड over a large interval of time, measured over a large interval of time, इस रेट को हम कहते हैं एवरेज रेट, ठीक है बेटा। वो रेट जो हम मेजर करते हैं ओवर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना बेटा। वो रेट जो हम मेजर करते हैं ओवर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, उस रेट को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उस रेट को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अगर
हमें एवरेज रेट दिखानी होगी तो हम कैसे दिखा सकते हैं? सपोज अगर हम कंसीडर करेंगे हमारे पास ये जनरल रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट्स, R गिव्स P या A गिव्स B, ठीक है ना? तो हम इस रिएक्शन के लिए बेटा हम कैसे लिख सकते हैं एवरेज रेट? तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, अगर आपको इस रिएक्शन के लिए R गिव्स P के लिए सपोज एक जनरल रिएक्शन है R गिव्स P, R हमारे पास है रिएक्टेंट, P है प्रोडक्ट, तो इसके लिए कैसे हम लिखेंगे एवरेज रेट? तो मैं ऐसे लिखूंगा, रेट एवरेज जो है, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन R गिव्स P, रेट एवरेज विल बी इक्वल टू, तो हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि रेट जो है दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, ठीक है ना? तो अब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, ठीक है ना? इसलिए हम रिएक्टेंट्स के लिए लिखते हैं माइनस, ठीक है ना? माइनस ऐसे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन का मतलब है ये जो ब्रैकेट मैंने डाला इसका मतलब है कंसंट्रेशन, ठीक है ना? डेल्टा मींस चेंज, लार्ज चेंज, ओके। और मींस हियर रिएक्टेंट। माइनस क्यों लिखा मैंने? बिकॉज़ माइनस मींस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मींस चेंज इन टाइम और टाइम टेकन, ठीक है बेटा? ओके, तो ये एवरेज रेट है, माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी फॉर ए गिवन रिएक्शन, जहां पे हमने कंसीडर किया आर इज द रिएक्टेंट एंड पी इज द प्रोडक्ट। इसी तरह हम रेट को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर मैं रेट लिखूंगा तो यहां पे अब माइनस नहीं, मैं लिखूंगा यहां पे प्लस प्रोडक्ट्स के लिए। व्हाई? बिकॉज प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए मैं लिखूंगा यहां पे प्लस, ओके। सो मैं ऐसे लिखूंगा प्लस डेल्टा, डेल्टा मींस चेंज, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है ना बेटा? तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकता हूं फॉर ए जनरल रिएक्शन R gives P। अगर मेरे पास ऐसी रिएक्शन है R gives P, तो उसके लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा? एवरेज रेट कैसे लिखूंगा मैं? माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइडेड बाय डेल्टा T। व्हाट डज माइनस मीन? माइनस का मतलब है डिक्रीज, डिक्रीज किसकी कंसंट्रेशन हो रही है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एंड डेल्टा मींस चेंज, लार्ज चेंज, ठीक है ना? इसी तरह इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हम लिखेंगे, सो यहां पे हमने लिखा प्लस, प्लस क्यों लिखा? बिकॉज प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इज दैट क्लियर? ओके, सो बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज इंक्रीजिंग इन अ रिएक्शन, सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर प्लस, पॉजिटिव। सो प्लस डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T, दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करेंगे बेटा, अगर हम फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे आपको एग्जांपल दूंगा, एक सिंपल सी रिएक्शन जहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए कैसे रेट लिखते हैं वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो मैं एक सिंपल सी रिएक्शन लिखूंगा यहां पे। सपोज हमारे पास है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस कंबाइंड्स विद NO2, ठीक है ना? इज आल्सो अ गैस, ठीक है ना? इट गिव्स अस CO2 गैस प्लस NO गैस, ठीक है बेटा? सो मेरे पास एक रिएक्शन है CO प्लस NO2, CO गैस प्लस NO2 गैस गिव्स अस CO2 गैस प्लस NO गैस। तो अगर आप देखोगे ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, आपको कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पे यूज नहीं करना है, अलग से कुछ यूज नहीं करना है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है बेटा? ओके, सो मींस यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सिर्फ 1 है, कोई और वैल्यू नहीं है। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लिखूंगा, एवरेज रेट, तो कैसे लिख सकता हूं? सी हियर एवरेज रेट हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट एवरेज, ठीक है ना बेटा? सो मैं किसी भी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स या लिख सकता हूं या इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स लिख सकता हूं। मैं सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स है या जितने भी प्रोडक्ट्स है, इन टर्म्स ऑफ ऑल दीस थिंग्स, ठीक है, मैं रेट लिखूंगा। ओके, तो पहले मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ CO। तो कैसे लिखेंगे रेट? हम लिखेंगे माइनस, जैसे यहां पे था, ठीक है बेटा? माइनस, उसके बाद क्या है? डेल्टा, माइनस डेल्टा, उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है यहां पे, तो यहां कौन सा रिएक्टेंट है? CO, तो CO, ठीक है ना? ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? चेंज इन टाइम, डेल्टा T, ठीक है बेटा? ओके, या ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ दिस CO। इन टर्म्स ऑफ NO2 कैसे लिखेंगे हम? रेट ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल, ये सारे रेट्स है, ठीक है? तो मैं लिखूंगा माइनस, माइनस क्यों? बिकॉज दिस इज आल्सो रिएक्टेंट, ठीक है बेटा? ओके, माइनस डेल्टा, ओके, उसके बाद मैं लिखूंगा क्या? NO2
NO2, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक है, ओके। सो ये हो गई इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स रेट। अब इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट पहला कौन सा है, CO2, सो दैट विल इट इज इक्वल टू रेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं माइनस नहीं लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, प्लस, ठीक है बेटा, ओके। सो मैं सिंपली लिखूंगा, मुझे पॉजिटिव साइन दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा इट मींस दैट इट इज पॉजिटिव, ठीक है बेटा, ओके। सो डेल्टा CO2 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डेल्टा T, डेल्टा CO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ओके, इज इक्वल टू, अब मैं ये लिखूंगा, ठीक है ना, रेट इन टर्म्स ऑफ NO, सो मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक है बेटा, ओके। तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास रिएक्शन जो थी वो थी CO gives us CO plus NO2 gives CO2 plus NO। ये एक सिंपल रिएक्शन थी जहां सारे ये जो ऑलरेडी बैलेंस्ड थी, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सारे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो थे उनका वैल्यू 1 था। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिखा, अगर मैंने इस रिएक्शन के लिए रेट लिखनी थी तो वो रेट मैंने कैसे लिखी, हाउ आई कैन राइट द एवरेज रेट फॉर दिस रिएक्शन, तो वो मैंने लिखी ऐसे, माइनस पहले मैंने क्यों लिखा, बिकॉज पहले हम लिख रहे रिएक्टेंट्स का, माइनस डेल्टा CO बाय डेल्टा T, क्योंकि इस फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है ना बेटा, इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो रिएक्टेंट्स जो है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये ब्रैकेट में आएगा ऐसे, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, शाबाश। उसके बाद ये वाला भी रिएक्टेंट है तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ओके। अब उसके बाद मैं ऐसे लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट डेल्टा CO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, तो ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट दैट इज CO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब मैं यहां पे मैंने माइनस नहीं लिखा, ये प्लस है, ठीक है ना, व्हाई, बिकॉज प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ओके। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वाला प्रोडक्ट था दैट वाज NO, सो इन टर्म्स ऑफ NO कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ओके। आई होप यहां तक आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है बेटा, शाबाश। नाउ इसके बाद अगर मुझे दिखाना होगा, शाबाश, एवरेज रेट जो है, अगर मैं ग्राफिकली आपको दिखाऊंगा कि एवरेज रेट हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं एवरेज रेट को ग्राफिकली, सी हियर, हाँ, एवरेज रेट को अगर हम ग्राफिकली दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे ग्राफिकली, सी हियर। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन तो ऐसे दिखाया था, रिएक्टेंट और ये थे प्रोडक्ट्स। अब मैं अलग अलग दिखाऊंगा, रिएक्टेंट्स के लिए अलग और प्रोडक्ट्स के लिए अलग, ठीक है बेटा, शाबाश, सी हियर। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, पहले मैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स के लिए दिखाऊंगा, यहाँ पे है कंसंट्रेशन, ये टाइम, ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो आपने देखा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कैसे डिक्रीज होती है, ठीक है ना, तो वो डिक्रीज होती है ऐसे, ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये जो फिगर में बना रहा हूं, ये मैं दिखा रहा हूं आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, ये रिएक्टेंट्स के लिए एवरेज रेट फॉर रिएक्टेंट्स, ठीक है बेटा, शाबाश, सी हियर। तो सपोज अगर हम बोलेंगे यहाँ पे, सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है R, इट गिव्स अस P, प्रोडक्ट P, ठीक है ना। अगर हम सपोज बोलेंगे इनिशियली रिएक्टेंट्स के लिए हम कैसे दिखाएंगे एवरेज रेट, शाबाश। सपोज इनिशियली हमारे पास कुछ रिएक्टेंट था, सपोज, ठीक है ना, कुछ रिएक्टेंट इनिशियली नहीं, किसी भी स्टेज पे, ठीक है। सो हमारे पास सपोज अगर ये रिएक्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कुछ, इस कंसंट्रेशन को हम लिखेंगे, ठीक है ना, इस कंसंट्रेशन को हम लिखेंगे R1, ठीक है। अब इसके बाद सपोज हमारे पास एक और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की आ गई, सपोज ये कंसंट्रेशन, ठीक है, इस कंसंट्रेशन को हम लिखेंगे R2, इस कंसंट्रेशन को हम लिखेंगे R2 मींस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है।
अब जो R1 है इस कंसंट्रेशन पे कोई टाइम तो होगा ना, देयर विल बी सम टाइम, ये टाइम R1 पे जो टाइम होगा इस टाइम को हम कहेंगे T1, इस टाइम को हम कहेंगे T1, ठीक है ना। और R2 पे जो टाइम होगा इसको हम बोलेंगे T2, ठीक है ना। यहां पे आपको ये डाउट भी क्लियर होगा कि हम माइनस क्यों लिखते हैं। मैंने अभी लिखा ना, जब मैंने इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस रेट ऑफ रिएक्शन लिखी तो हम माइनस लिखते हैं ना, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हम माइनस क्यों लेते हैं वो, ठीक है ना। शाबाश। तो एवरेज रेट जो है बेटा हमें पता है, एवरेज रेट जो है दैट इज इक्वल टू, हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस माइनस डेल्टा, शाबाश, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ऐसे लिखते हैं ना हम, माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, शाबाश। देखो अब यहाँ पे हमारे पास सपोज यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, इसको हम बोलेंगे R1। उसके बाद रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही तो चेंज होगी। सपोज अब यहाँ पहुंच गई, यहाँ पे हमने लिखा इसको R2, ठीक है बेटा। ओके, R1 जो है जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इतनी होगी, सपोज यहाँ पे टाइम जो है उसको हम लिखेंगे T1, R1 पे जो टाइम है उसको लिखेंगे T1, R2 पे जो टाइम है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे T2, ठीक है ना। जो R2 पे जो टाइम है उसको हम लिखेंगे T2, ठीक है, शाबाश। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे चेंज जो है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। सो चेंज इन R डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो R, चेंज इन R मैं ऐसे लिख सकता हूं, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डेल्टा T। इसका मतलब है T2 माइनस T1। तो आपको पता है चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब आप यहां पे देखो R2 का वैल्यू जो है वो R1 से कम है। R2 का वैल्यू क्या है? R1 से कम। अगर R2 का वैल्यू R1 से कम होगा, R1 बड़ा है, R2 छोटा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है ये वाला आंसर जो है ये माइनस में आने वाला है, क्योंकि R1 का वैल्यू ज्यादा है। दिस इज R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर R1 का वैल्यू ज्यादा होगा तो इसका एग्रीगेट साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको? अगर R1 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है ना, मतलब R1 का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू R2, तो साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव। सपोज यहां पे अगर सपोज मैं बोलूंगा, लेट सपोज R1 का वैल्यू है 3, R2 जो है इसका वैल्यू सपोज है 2, सो 2 माइनस 3 हो गया ना -1, बिकॉज R1 इज ग्रेटर देन R2। आप यहां से देखो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज। सो दिस मींस दैट R1 वैल्यू जो है वो R2 से ज्यादा है। R1 का जो वैल्यू है ना वो R2 से क्या है? ज्यादा, बिकॉज कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इज दैट क्लियर? ओके, इसी तरह से अगर मैं यहां पे दिखाऊंगा T2 माइनस T1, T2 ज्यादा है, T1 कम है, तो यहां पे नीचे वाले जो है यहां पे माइनस नहीं आएगा, इसलिए फॉर्मूला भी माइनस नहीं है, सिंपली डेल्टा T है, क्योंकि T2 ज्यादा है और T1 कम है। इज दैट क्लियर बेटा? शाबाश। तो हम लिखेंगे ऐसे R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ये हम एवरेज रेट दिखा रहे हैं, ठीक है। ये एवरेज रेट थी किनकी? रिएक्टेंट्स की। अब अगर हम दिखाएंगे किनकी? प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स के लिए एक और ग्राफ बनाऊंगा मैं ऐसे, शाबाश। ये मैं बना रहा हूं प्रोडक्ट्स के लिए ग्राफ। तो यहां से मैं लूंगा कंसंट्रेशन और यहां से मैं लूंगा टाइम, ठीक है बेटा, यहां से कंसंट्रेशन और यहां से टाइम। ओके, नाउ सी, हमने देखा कि प्रोडक्ट जो है उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। तो मैं ऐसे बनाऊंगा फिर से इसको, ओके, सी हियर। सपोज मैं दो इंस्टेंट लूंगा प्रोडक्ट्स की। सपोज मैं लूंगा पहला इंस्टेंट यहां पे, ठीक है। सपोज यहां पे प्रोडक्ट्स थे हमारे पास, लेट सपोज P1, हमारे पास यहां पे प्रोडक्ट्स थे कितने? P1। उसके बाद प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज, ठीक है। अब सपोज ये यहां पे पहुंच गया, सपोज यहां पे मैं बोलूंगा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन जो है, लेट सपोज दैट इज P2, ठीक है बेटा। यहां से प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज। लेट इस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो थी वो थी P1। अब यहां पे जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की, लेट उसको हम कहेंगे P2। ओके,
यहां पे जो टाइम होगा उस टाइम को क्या बोलेंगे हम, T1। तो ये वाला टाइम जो है जहां पे कंसंट्रेशन P1 है प्रोडक्ट्स की, उस टाइम को हम बोलेंगे T1, और जहां पे कंसंट्रेशन है P2 उस टाइम को हम बोलेंगे T2। इस टाइम को हम बोलेंगे T2। सही है, शाबाश। तो हमने इससे पहले देखा, अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूंगा, सी है बेटा, अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूंगा तो प्रोडक्ट्स के लिए जो हम रेट लिखते हैं, रेट, एवरेज रेट जो हम लिखते हैं, एवरेज रेट वो किसके बराबर होती है? प्रोडक्ट्स के लिए एवरेज रेट जो होती है वो किसके, कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं ऐसे, पॉजिटिव प्लस, ठीक है ना, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक है ना, ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन। सो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक है, शाबाश। नाउ सही है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो हमारे पास इनिशियली इस ग्राफ में, ये ग्राफ हमारे किसके लिए है? प्रोडक्ट्स के लिए, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा, शाबाश, सही है। अब इनिशियली प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी थी? P1। फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? P2, ठीक है ना, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है। ये इनिशियली P1 है, फाइनल क्या है? P2। इनिशियल टाइम क्या है? T1, फाइनल टाइम क्या है? T2। तो हम ऐसे, अगर आप यहां पे देखोगे तो चेंज इन P मींस P2 माइनस P1, जैसे हमने यहां पे लिखा था R2 माइनस R1। इसी तरह से चेंज इन टाइम मींस T2 माइनस T1, ठीक है ना, जैसे हमने ऊपर लिखा था। तो इस केस में अगर आप देखोगे, हम पॉजिटिव क्यों लिखते हैं यहां पे? P2 जो है उसका वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू विच, एज कंपेयर टू P1। P2 हैज ग्रेटर वैल्यू एज कंपेयर टू P1, दैट इज व्हाई वी राइट हियर पॉजिटिव। सो दैट इज व्हाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ठीक है। सो इस यहां पे जो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है। व्हाई पॉजिटिव? बिकॉज P2 is greater than P1। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स से ज्यादा है। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट्स में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इस वजह से पॉजिटिव आ रहा है, और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, इस वजह से वो क्या आ रही है? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, यहां तक इज दैट क्लियर? ओके। नाउ इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर हमारे पास स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, अगर हमारे पास स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा तो वहां पे हम रेट कैसे लिखेंगे? सही है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर हमारे पास स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा तो उसके लिए हम रेट कैसे, आप कंसीडर करेंगे सपोज एक रिएक्शन, आप कंसीडर करें एक रिएक्शन, सपोज N टाइम्स A प्लस M times B gives us, suppose it gives us X times C plus Y times D, ठीक है बेटा। अब अगर हमारे पास स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे तो उसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे? पर्टिकुलरली हम डिस्कस कर रहे हैं एवरेज रेट, तो हमें देखना है कि हम एवरेज रेट कैसे लिखेंगे उस जगह पे जहां पे हमारे पास स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे। ओके, नाउ सी कैसे लिखेंगे हम। अगर मैं यहां पे रेट लिखूंगा तो हम ऐसे लिखते हैं, रेट जो है, एवरेज रेट जो है इसकी, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर कहीं पर भी स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो ना तो वो हम कैसे लिखते हैं? वो उसका इनवर्स हम लिखते हैं। रेट में हम उसका क्या लिखते हैं? इनवर्स। जैसे यहाँ पे n तो हम लिखेंगे 1/n, ये m है 1/m, x है ये बन जाएगा 1/x, ये y है ये बन जाएगा क्या? 1/y। तो रेट ऑफ रिएक्शन में जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, कीप दिस पॉइंट इन माइंड, ये दिमाग में रखो आप, ये पॉइंट, ठीक है ना, ये आप याद रखो दैट जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन, ये हम आगे देखेंगे कैसे होता है, जब भी हम कहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, एवरेज रेट लिखेंगे, ठीक है ना, तो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं वो इनवर्स हो जाते हैं, वो इनवर्स हो जाते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस रिएक्शन ए के लिए अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा -1/n, माइनस क्यों लिखा मैंने? बिकॉज ये रिएक्टेंट है। ओके गुड, -1/n डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है ना, ये ए के लिए है। अब बी के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाँ, -1/m, माइनस का मतलब है डिक्रीज, फिर से m की जगह क्या है? 1/m, ठीक है, डेल्टा बी
डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है बेटा, ओके। इसी तरह से अगर मुझे इसके लिए लिखना होगा सी और डी के लिए, तो क्या लिखेंगे हम? हाँ, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे 1 by x change in concentration of C divided by change in time delta T is equal to 1 by y change in concentration of D divided by delta T। ठीक है बेटा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट। अगर स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होगा, या आप याद रखेंगे, तो तब जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होंगे, तब जब हम रेट लिखेंगे, ठीक है ना, तो वो जो है वो इनवर्स हो जाते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, शाबाश। तो आज हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी और एवरेज रेट उसके साथ डिस्कस की। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट से। ठीक है ना। अब अगर इस क्लास के दौरान, ठीक है ना, आपको कहीं भी लग रहा है, कहीं भी कोई भी डाउट हो, या कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हो, ठीक है ना, क्योंकि ये जो यूनिट है ना, मतलब ये बहुत सारे बच्चों को लगता है दैट ये टफ यूनिट है, ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, लेकिन मजेदार है, बहुत अच्छा जबरदस्त होने वाला है। ठीक है ना, आप अच्छे से इसको पढ़ो, आप अच्छे से स्टडी करो, आप 2 बार 3 बार ये वीडियोस देखो, ठीक है ना, आपको बहुत इजी, फिर आपको बहुत मजा आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक के रिलेटेड या किसी और टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में बोल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।